Okay, let's begin with the first question. Among the following, what were the goals of 5 year plans? Now, basically, 5 year plans कौन से होते हैं? ये every 5 years, after every 5 years, the government of India makes these plans. ठीक है? इन plans में basically किसके बारे में बात होती है? Economic development. ठीक है? Development of economy is the basic motive behind formation of these plans. सो इन प्लान्स की फॉर्मेशन बेसिकली हम इसके लिए करते हैं जिसमें हम वी हैव वेरियस ऑब्जेक्टिव्स लाइक सेल्फ रिलायंस हो गया, रीजनल डिफरेंसेस को रिड्यूस करना, सेल्फ रिलायंस करना, देन इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन प्रैक्टिस करना. इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन मतलब लेस एंड लेस इम्पोर्ट्स शुड बी डन, एंड देन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम या फिर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इक्विटी रखना. सो ये हमारे सारे हम प्लान्स में इंक्लूड करते हैं सारे ऑब्जेक्टिव्स को. ओके, सो वो पूछ रहे हैं कौन से गोल्स हैं इसमें. मॉडर्नाइजेशन, यस इट इज़ अ गोल. सेल्फ रिलायंस भी एक गोल है, एंड ग्रोथ एंड इक्विटी भी एक गोल है. सारे पॉजिटिव पॉइंट्स जो हैं वो इसका पार्ट होते हैं. दैट मीन्स ऑल ऑफ अबव इज माई करेक्ट आंसर, राइट. आइडेंटिफाई व्हाट नॉट कॉन्स्टिट्यूट्स एज मॉडर्नाइजेशन. मॉडर्नाइजेशन मतलब जब इंडस्ट्रीज हमारी मॉडर्न हो जाती हैं तो मॉडर्नाइजेशन में क्या क्या नहीं आता. यूज़ ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी आता है मॉडर्नाइजेशन में. इट इंक्लूड्स चेंज इन सोशल आउटलुक सच एज रिकग्निशन दैट वुमेन शुड हैव सेम राइट्स एज मेन. वुमेन और मेन के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन है उसे कम करना, ये भी मॉडर्न आउटलुक का ही पार्ट है. And contribution, it includes rise in contribution of agriculture in GDP. GDP में agriculture का पोर्शन increase हो ऐसा कोई मीनिंग नहीं है modernization का. And none of above भी हमारा आंसर नहीं है, right? Then first assertion is given to you, then reason. The first 7 5-year plans gave importance to self-reliance. Okay. Next is we wanted to be major exporter of final goods at that time. अब यहाँ पे क्या है that first 7 5-year plans क्या ये self reliance को importance देते थे. self reliance का मतलब होता है a country should be self reliant, it should be independent. वो किसी भी country पे या किसी भी other economy पे dependent नहीं होनी चाहिए for anything. ठीक है. सो क्या हम इसीलिए चाहते थे कि सेल्फ रिलायंस हो ताकि हम मेजर एक्सपोर्टर बन पाए? नो. एक्चुअली सेल्फ रिलायंस का मतलब है कि हमारे पास हर चीज़ अवेलेबल हो, हम किसी पे डिपेंडेंट ना रहे. एक्सपोर्टर मतलब सेल करना. दोनों स्टेटमेंट्स एक तो डिफरेंट है, राइट. दैट मीन्स कि इनमें से ए और बी तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता हमारा क्योंकि दोनों स्टेटमेंट्स आर गोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. नाउ लेट्स चेक फ्रॉम सी एंड डी. इसमें मुझे ये पता है कि सेल्फ रिलायंस तो इसका एक बहुत बड़ा फंक्शन है, तो ए तो ट्रू है. सो सी इज़ माई करेक्ट आंसर. मेरा आर यहाँ पे फॉल्स है क्योंकि दोनों डिफरेंट चीज़ें कह रही हैं. एंड ऐसा नहीं होता था कि उस टाइम पे एट द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स या बिल्कुल बिगिनिंग में एट द ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस तो क्या हम मेजर एक्सपोर्टर बनना चाहते थे? दिस इज नॉट नेसेसरी कि ऐसा ही कुछ था. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव 2 स्टेटमेंट्स हेयर एंड ये पूछ रहे हैं हमें कि जो सब्सिडीज हैं वो कोई बर्डन ऐड नहीं करते, कोई फाइनेंशियल बर्डन ऐड नहीं करते ऑन द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ अ नेशन. फाइनेंशियल हेल्थ पे कोई बर्डन ऐड नहीं करते. नेक्स्ट कंप्लीट रिमूवल, अगर हम इन्हें पूरी तरह से रिमूव कर दें, मे वॉयलेट द एम ऑफ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. तो क्या हम इसके अगेंस्ट जा रहे हैं? ये जो एम है हमारा कि हमें इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम करनी है, सो आर वी गोइंग अगेंस्ट इट? तो लेट्स सी. सब्सिडीज बर्डन ऐड नहीं करती, ये चीज़ तो गलत है. सब्सिडी का मतलब है एनी काइंड ऑफ रिबेट्स. ठीक है. जैसे सब्सिडी मतलब अगर हम एलपीजी सिलेंडर पे सब्सिडी देखें तो हमारे अकाउंट में मनी या वैल्यू सम अमाउंट इज गिवन बैक टू अस. ठीक है. उसको सब्सिडी बोलते हैं, कुछ बेनिफिट देना. तो गवर्नमेंट अगर ये बेनिफिट दे रही है, पहली बात तो ये वन साइडेड पेमेंट है. गवर्नमेंट इज नॉट गेटिंग एनीथिंग इन रिटर्न. ये सिर्फ एक लोगों के बेनिफिट के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं. एंड तो ऑब्वियसली ये फाइनेंशियल हेल्थ पे अच्छे से एक्ट करते हैं. इनफैक्ट बहुत ज़्यादा एक्ट करते हैं, राइट. एक्ट करते हैं क्योंकि यहाँ पे फाइनेंशियल बर्डन इंक्रीज हो रहा है आफ्टर गिविंग दी सब्सिडीज. और अगर हम इन्हें कम्प्लीटली रिमूव कर दें तो क्या हम इसको वॉयलेट कर रहे हैं? बिल्कुल सही बात है. हम ये नहीं कह सकते कि हम कंप्लीट
रिमूवल कर देंगे इनका, कि हम बिल्कुल हटा ही देंगे सब्सिडीज को। ऐसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि इसका मतलब ये हो जाएगा कि हम किसी को भी बेनिफिट नहीं दे रहे हैं। अगर हम पुअर पीपल को भी बेनिफिट नहीं देंगे, देन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कैन नॉट बी अचीव्ड, एंड अल्टीमेटली हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट गोल अचीव नहीं होगा। सो दैट इज वाई कंप्लीट रिमूवल इज नॉट द ऑप्शन। बिफोर द एडवेंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, एडवेंट मतलब जब ये इन्वेंट हुआ था, स्टार्ट हुआ था इन 1960s, इंडिया वाज प्राइमरीली डिपेंडेंट ऑन डैश फॉर द सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स। ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब है रिलेटेड टू ग्रीनरी, रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, प्लांटेशन, ठीक है। सो इंडिया उस टाइम पे कौन सी कंट्री पे डिपेंडेंट होता था फॉर फूड ग्रेन्स? यूएसए पे डिपेंडेंट होता था। यूएसए ही सप्लाई करती थी फूड ग्रेन्स इंडिया को, बिकॉज इंडिया हैड नो फूड ग्रेन्स ऑफ इट्स ओन, क्योंकि उस टाइम पे एग्रीकल्चर में इंडिया बहुत आगे नहीं था। देन वी हैव assertion रीजन। Major policy initiatives, land reforms and green revolution helped India to become self-sufficient in food grain productions. The proportion of people depending on agriculture did not decline as expected after the Green Revolution. अब देखते हैं फर्स्ट में किसके बारे में बात हो रही है। फर्स्ट में दे आर टॉकिंग अबाउट द लैंड रिफॉर्म्स एंड ग्रीन रेवोल्यूशन। ये जो अलग अलग टाइप के रिफॉर्म्स आए थे उनके बारे में बात हो रही है फर्स्ट केस में, और इन्होंने हेल्प करा कि इंडिया सेल्फ सफिशिएंट या सेल्फ रिलायंट बन जाए, राइट। और इसका रीज़न क्या दिया हुआ है कि प्रोपोर्शन ऑफ पीपल जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते थे वो डिक्लाइन नहीं हुए आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन। तो आप देख रहे हो दोनों एकदम डिफरेंट केसेस हैं। एक में दे आर टॉकिंग अबाउट पॉलिसी रिफॉर्म्स, ये चीज़ तो करेक्ट है कि इन्होंने इंडिया को हेल्प करा कि इंडिया सेल्फ सफिशिएंट बन जाए, ठीक है। एंड प्रोपोर्शन ऑफ पीपल डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर डिड नॉट डिक्लाइन। एक्चुअली क्या हुआ था, ग्रीन रेवोल्यूशन के आने के बाद ये एक्सपेक्टेड था कि लोगों का इंटरेस्ट धीरे धीरे एग्रीकल्चर से, या फिर जो लोग डिपेंड करते हैं बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर पे, वो डिक्लाइन हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ था। सो ये दोनों करेक्ट हैं, बट दे आर नॉट रिलेटेड। एंड आई टोल्ड यू कि आपको रिलेशन कैसे चेक कर सकते हो आप, बाय यूजिंग बिकॉज। तो यहाँ पे बिकॉज अगर मैं अप्लाई करूंगी, द टू स्टेटमेंट्स आर नॉट रिलेटेड, मतलब कि बोथ आर ट्रू, दोनों ए और आर ट्रू हैं, लेकिन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। Which of the following was not a resolution under the Industrial Policy Resolution 1956? इंडस्ट्रियल पॉलिसी का कौन सा पार्ट नहीं है यहाँ पे? ठीक है, रीजनल इक्वालिटी तो करना ये पार्ट था। कैसे रीजनल इक्वालिटी? थ्रू डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन द बैकवर्ड एरियाज, राइट। नेक्स्ट इज द पॉलिसी वाज यूज्ड फॉर प्रमोटिंग इंडस्ट्री। ये ठीक है, क्योंकि बात हो रही है कि बैकवर्ड रीजन्स में भी इंडस्ट्रीज लगानी चाहिए सो दैट दे कैन बी डेवलप्ड। Some industries were kept under state control through a system of license, जैसे कि आर्म्स एम्यूनिशंस वाली इंडस्ट्रीज हो गई, ठीक है, या जो भी इंडस्ट्रीज जैसे रेलवेज हो गई। रेलवेज तो आज भी इट इज़ अंडर द गवर्नमेंट ओनली। तो कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज थी जो कि स्टेट के कंट्रोल में थी, राइट, एंड जिनके लिए लाइसेंस रिक्वायर्ड था। टू मेक इंडिया टॉप एक्सपोर्टर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। हम यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगाने की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एग्रीकल्चर की बात ही नहीं हो रही है। इसका मतलब इनमें से डी पॉइंट है जो इसका पार्ट नहीं है, ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी का पार्ट नहीं है। इट्स टॉकिंग अबाउट एग्रीकल्चर। पॉइंट गलत नहीं है, बट व्हाट दे आर आस्किंग उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ गलत है। ओके, कार्व कमिटी वॉज रिलेटेड टू डैश। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से रिलेटेड थी ये, ठीक है, जो फॉर्म करी गई थी, जिसमें कि डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वाज द मेन ऑब्जेक्टिव। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कौन सी होती है? दीज आर ऑल्सो डेवलप्ड टू रिड्यूस द regional differences and for equitable distribution of income, and also so that employment opportunities मिले, ठीक है, to the small इंडस्ट्रियलिस्ट्स जो बहुत छोटे स्केल पे काम करना चाहते हैं उन्हें भी अपॉर्चुनिटी देना। सो मेन ये फोकस था। नाउ वी टॉक्ड अबाउट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। वो पूछ रहे हैं बेनिफिट्स बताओ, व्हाट वर द बेनिफिट्स दैट वर गिवन टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देम। उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कौन से बेनिफिट्स उन्हें दिए गए थे?
लेट्स सी। टू इंक्रीज द एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी बेसिकली क्या होता है, टैक्स जो हम मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे पे करते हैं, तो अगर उनको इंक्रीज कर देंगे तो इसमें बेनिफिट क्या हुआ, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। डिक्रीज करना, हाँ ये ठीक है कि टैक्सेस को रिड्यूस करना, सो दैट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का टैक्सेस पे ज़्यादा पैसा वेस्ट ना हो, ठीक है। नेक्स्ट इज टू गिव लोन, बैंक लोन एट लोअर इंटरेस्ट रेट, ये भी ठीक है। ये दोनों बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट्स हैं यहाँ पर। सबसे पहला तो डिक्रीज वाला पार्ट एंड सेकेंड इज लोअर इंटरेस्ट रेट। नेक्स्ट इज द प्रोडक्शन ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स वाज ओपन टू compete विद बिग मैन्युफैक्चरर, ऐसा कुछ नहीं था यहाँ पे। ये क्वेश्चन को देख के ही पता चल रहा है कि इसमें बेनिफिट्स कौन से हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए। सो माई करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज सी एंड बी। Dash policy aimed at replacing or substituting the imports with domestic production. We have discussed this thing earlier also in my previous video. उसमें मैंने आपको बताया था कि जब हम ये चीज़ सपोर्ट करें, यहाँ पे वैसे भी वर्ड से ही समझ आ रहा है, इस क्वेश्चन में ही आंसर है बेसिकली, ठीक है। हमें इम्पोर्ट्स को सब्सटीट्यूट करना है, जो चीज़ें हम बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं, दैट वी शुड स्टार्ट मेकिंग इन इंडिया इटसेल्फ, अपनी ही कंट्री में उन्हें प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। सो वो है इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। नेक्स्ट इज टैरिफ्स, और यहाँ पे बेसिकली फर्स्ट स्टेटमेंट में टैरिफ और कोटाज के बीच में आपको डिफरेंस बता रहे हैं एंड उनकी डेफिनेशन भी। टैरिफ का मतलब होता है टैक्स ऑन इम्पोर्टेड गुड्स, जो भी हम गुड्स बाहर से इंपोर्ट करते हैं उस पर कितना टैक्स लगेगा, उनको हम टैरिफ्स बोलते हैं। एंड कोटाज का मतलब होता है एक लिमिट, एक बाउंड्री सेट कर देना कि इससे ज़्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल ये कुछ केसेस में गवर्नमेंट सेट कर देती है, लाइक अल्कोहल, कि इससे ज़्यादा इंपोर्ट नहीं करना। कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपोर्ट हो रही है एंड विच इज़ नॉट गुड फॉर द कंट्री, उसमें कोटाज यूज़ होते हैं, ठीक है। ये बेसिकली इंपोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट करने का एक वे है। स्पेसिफाई द क्वांटिटी ऑफ गुड्स विच कैन बी इम्पोर्टेड, अनलिमिटेड क्वांटिटी हम नहीं इम्पोर्ट कर सकते। नेक्स्ट में दे आर सेइंग ड्यूरिंग द फर्स्ट 5-year plan the proportion of industrial sector contribution in GDP increased from 11.8 to 24.6%. Actually ये statement गलत नहीं है, but the only problem here is ये सब चीज़ें सिर्फ first 5-year plan में नहीं हुई थी, ठीक है। first 5-year plan में तो GDP हमारा इतना था, लेकिन वो end तक जाते जाते इतना पहुंच गया था। तो ये जो चीज़ है ये पूरा इन्होंने बता दिया स्टार्टिंग से एंड तक का। दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली द फर्स्ट 5-year प्लान, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट इसीलिए रॉन्ग हो गई। So here 1 is true and 2 is false. Okay, so read the following statements. यहाँ पे 2 statement given है जिन्हें हमने नेम दिया है assertion and reason. Right? ये मेरा assertion है, ये मेरा reason है। The excessive regulation of what comes to be called the permit license Raj prevented certain firms from becoming more efficient. ये कह रहे हैं कि जैसे ब्रिटिशर्स ने काफ़ी ज़्यादा regulations and rules जो excessive ले आए थे, of what comes to be called the permit license राज, मतलब कि लाइसेंस राज मतलब हर चीज़ के लिए लाइसेंसेस की ज़रूरत है, परमिट्स की ज़रूरत है। तो उन्होंने काफ़ी प्रिवेंट करा फर्म्स को कि वो आगे नहीं बढ़ पाई, एफिशिएंट नहीं बन पाई, राइट। मोर टाइम वाज गिवन बाय द इंडस्ट्रियलिस्ट इन ट्राइंग टू ऑब्टेन अ लाइसेंस विद द कंसर्न्ड मिनिस्ट्रीज रादर दैन ऑन थिंकिंग अबाउट हाउ टू इम्प्रूव देयर प्रोडक्ट्स। अब ये कह रहे हैं यहाँ पे कि जो ब्रिटिशर्स ने ये परमिट लाइसेंस राज स्टार्ट कर दिया था, इसका जो एक इशू था वो क्या था, ये परमिट लाइसेंस राज का इशू था कि इसने प्रिवेंट करा फर्म्स को फ्रॉम बिकमिंग मोर एफिशिएंट, ठीक है। और कैसे करा, क्योंकि उस टाइम पे क्या था, जो फर्म्स थी वो बेसिकली क्या सोचती रहती थी कि हमें कैसे लाइसेंस ऑब्टेन करना है, उनका ध्यान इसी में रहता था, दैट हाउ दे आर गोइंग टू ऑब्टेन द लाइसेंस। उन्हें टाइम ही नहीं मिलता था कि वो इसके बारे में सोचें कि उनको अपनी प्रोडक्ट्स को कैसे इम्प्रूव करना है, कैसे और ज़्यादा एफिशिएंट बनना है, इफेक्टिव बनना है, क्वालिटी पे फोकस करना है। सो उनको टाइम नहीं मिलता था इन चीज़ों के लिए, ठीक है। सो बोथ आर कम्प्लीटली करेक्ट। फर्स्ट में वो कह रहे हैं परमिट लाइसेंस राज ने बहुत सारी फर्म्स को प्रिवेंट करा कि वो एफिशिएंट नहीं बन पाए। सेकेंड में वो कह रहे हैं ऐसा इसलिए होता था बिकॉज जो फर्म्स थी वो यही सोचती रहती थी कि लाइसेंस कैसे ऑब्टेन करें और प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव करने का उन्हें टाइम ही नहीं मिलता था। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ माई करेक्ट आंसर। Identify the incorrect statement as per LPG reform time. LPG बेसिकली क्या है,
LPG is liberalization, then P से privatization and G से globalization, right? Liberalization मतलब freedom देना, liberal कर देना, liberal reforms लेकर आने. Privatization मतलब deregulation of the public sector. जो भी गवर्नमेंट ने अपने अंडर सेक्टर्स रखे हुए हैं उन्हें प्राइवेटाइज करना, बिकॉज एट सम पॉइंट और अप टू सम एक्सटेंट प्राइवेटाइजेशन इज नेसेसरी इन द इकोनॉमी. ग्लोबलाइजेशन मतलब द डीलिंग विद द अदर कंट्रीज, तो उसको भी इन्हांस करना. ओके तो इस टाइम की बात हो रही है, अब हमें इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है. अ सिवियर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, अच्छा इनकरेक्ट बतानी है मतलब मोस्टली यहाँ पे सारी करेक्ट हैं. A severe balance of payments problem triggered an acute economic crisis in 1991. 1991 में एक BOP प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ट्रिगर करी थी, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है. मुझे इनकरेक्ट ढूंढनी है. इन पोस्ट 1991 सिचुएशन द स्टेट वाज गिवन द रोल ऑफ प्राइमरी रेगुलेटर ऑफ द इकोनॉमी. प्राइमरी रेगुलेटर मतलब कि स्टेट ही अच्छे से ध्यान रखेगा पूरी इकोनॉमी का, ऐसा नहीं हुआ था एक्चुअली, बल्कि 1991 सिचुएशन से पहले की बात लिखी हुई है इन्होंने, पोस्ट की बात नहीं है ये. नेक्स्ट, इन 1991 द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लीडरशिप लॉन्च्ड अ मल्टी प्रोलॉन्ग्ड रिफॉर्म्स टू रिपेयर. यहाँ पे इस टाइप के रिफॉर्म्स आए थे जो मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन को बेटर करें. Post pandemic, individual sectors be looked closely. Sectors that need reforms should be identified. ये बिल्कुल करेक्ट पॉइंट है कि पैंडेमिक के बाद सबको क्लोजली मॉनिटर करना है, देखना है कि कौन से सेक्टर्स को रिफॉर्म्स की नीड है और करेक्टिव एक्शन लेना है. नेक्स्ट इज इंडिया अप्रोच द डैश एंड रिसीव 7 बिलियन लोन. अब जैसे ही हमें पता चले कि अगर इंडिया ने कोई बहुत बड़ा लोन लिया है एंड ऑप्शंस में आपके पास बेस्ट 2 ऑप्शन ऑलरेडी प्रोवाइडेड हैं, ये हमारी वैसे भी मॉनेटरी अथॉरिटीज़ ही हैं. वर्ल्ड बैंक पता ही चल रहा है हमें कि एक बहुत बड़ी अथॉरिटी है फ्रॉम विच द गवर्नमेंट ऑफ वेरियस कंट्रीज कैन टेक लोन्स. IMF इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो यहाँ से भी लोन लिया जा सकता है. सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. अब हमारे पास 2 डिफरेंट टाइप की चीज़ें पूछ रहे हैं, स्टेबलाइजेशन मेजर्स और स्ट्रक्चरल मेजर्स. लेट्स सी व्हाट दे आर सेइंग. यहाँ पे कह रहे हैं कि स्टेबलाइजेशन मेजर्स आर द लॉन्ग टर्म मेजर्स टू इंक्रीज द इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस एंड स्ट्रक्चरल मेजर्स शॉर्ट टर्म मेजर्स होते हैं टू ब्रिंग इन्फ्लेशन इन कंट्रोल. अब हो सकता है कई स्टूडेंट्स ने स्ट्रक्चरल मेजर्स के बारे में ना पढ़ा हो, तो इसको अभी के लिए रुक जाते हैं. अगर मैं यहाँ पे इन्फ्लेशन इन कंट्रोल, इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लेकर आना मतलब इकोनॉमी को स्टेबल बनाना, ये तो हमें पता है ना, दिस वी हैव स्टडीड इन मनी एंड बैंकिंग. तो स्टेबल बनाने के लिए हम स्टेबलाइजेशन मेजर्स का ही यूज़ करेंगे डेफिनेटली. तो इससे मुझे ये पता चल गया कि स्टेबलाइजेशन की डेफिनेशन नीचे दी हुई है. ठीक है, सो दैट मीन्स बोथ ट्रू तो वैसे ही नहीं हो सकते. ठीक है, सेकंड तो मेरा डेफिनेटली रॉन्ग ही है. ये भी ऑप्शन हो सकता है इसमें से एंड ये वाला भी हो सकता है. ठीक है, ये मुझे पता है कि 2 मेरा ट्रू है ही नहीं. तो लाइक दिस यू कैन ग्रेजुअली रीच योर आंसर. ज़रूरी नहीं है आपको सारा आना चाहिए. अगर आपको 1 पॉइंट भी आता है तो आप एटलीस्ट 50% ऑप्शंस को कैंसिल आउट कर सकते हो. सो अब मैं देख रही हूँ स्ट्रक्चरल मेजर्स. अब मैं अगर ये उल्टी डेफिनेशंस दी हुई हैं तो मैं इसको इसके साथ कंपेयर करती हूँ. स्ट्रक्चरल मेजर्स लॉन्ग टर्म मेजर्स हैं टू इंक्रीज द इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस. या इट इज सूटिंग प्रॉपरली. स्ट्रक्चर वर्ड एक लॉन्ग टर्म वर्ड है जिसमें हम कोई शॉर्ट टर्म उसको इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म में ये इंक्रीज होना चाहिए. सो दैट मीन्स My answer is option number B. That is both are false. दोनों की definitions एकदम opposite दी हुई हैं. Right? Okay. So next question we have is deregulation of industrial sector. अगर industrial sector deregulate हो रहा है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि deregulation का पहले हम meaning सीख लेते हैं. This is a very important word. Deregulation का basic मतलब होता है to remove the barriers. ये समझ लो एक basic meaning. सेकेंड आप कह सकते हो, एक तो ये हो गया. सेकेंड हम कह सकते हैं टू प्राइवेटाइज द सेक्टर. ठीक है, प्राइवेटाइजेशन सेक्टर की वो भी डीरेगुलेशन का पार्ट है. डीरेगुलेशन मतलब रेगुलेशन, ये है रेगुलेशन का मतलब है अथॉरिटी. ठीक है, डी का मतलब हो गया उसको रिमूव करना. तो मैंने आपको दोनों का बता दिया.
अगर गवर्नमेंट अपनी अथॉरिटी को रिमूव कर देगी या छोड़ देगी किसी भी सेक्टर में, सो दैट इज डीरेगुलेशन। इंडस्ट्रियल सेक्टर की डीरेगुलेशन का मतलब है कि प्राइवेटाइजेशन अलाउ कर दी गई थी, बाकी सारे जो ऑप्शंस हैं वो डीरेगुलेशन से रिलेटेड नहीं है। आइडेंटिफाई ट्रू अबाउट द फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, बैंकिंग की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। फाइनेंशियल वर्ड जहाँ आ जाए वहाँ बैंकिंग की ही बात होती है। ट्रू स्टेटमेंट देखनी है। आरबीआई रिड्यूसेस इट्स रोल फ्रॉम फैसिलिटेटर टू रेगुलेटर। आरबीआई का रोल आज तक कभी रिड्यूस नहीं हुआ, इनफैक्ट एनहांस ही होता है टाइम टू टाइम, तो ये तो गलत है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वर अलाउड टू इन्वेस्ट, ठीक है, एफआईआईज को अलाउ कर दिया था इन्वेस्ट करने का। पहले सिर्फ एफडीआईज अलाउड थी, बट आफ्टर द फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स एफआईआईज भी अलाउड हो गई थी। एफडीआई बेसिकली एक स्पेसिफिक सेक्टर में होती है, जैसे एयरलाइंस हो गई या टेलीकॉम इंडस्ट्री, ठीक है। एंड एफआईआई होती है इन सेकेंडरी मार्केट, ठीक है, और ये एक जनरल कैपिटल एनहांसमेंट का वे है फॉर अ कंट्री। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स लिमिट इन बैंक्स रिड्यूस टू 50%, ये भी गलत है, ऐसा नहीं था कि 50, इतनी ज़्यादा रिडक्शन नहीं हुई कभी भी, एंड ऑल यहाँ पे नहीं हो सकता। सो ऑप्शन नंबर बी इज माय करेक्ट आंसर। WTO कब फॉर्म हुआ था एंड एज अ सक्सेस ऑर्गेनाइजेशन टू डैश। अब यहाँ पे अगर मुझे ईयर याद भी नहीं है, मुझे यहाँ से देख के एक चीज़ तो पता चल गई कि गैट को रिप्लेस किया था WTO ने। गैट क्या है अब? जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। एक्चुअली पहले यही यूज़ होता था, जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, बट उसके बाद WTO की इंट्रोडक्शन हो गई थी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, टू लुक आफ्टर द ट्रेड बिटवीन द वेरियस कंट्रीज। ज़रूरत क्या पड़ी हमें WTO की? मेन पॉइंट मैं ये बता देती हूँ। एक्चुअली गैट में वी ओनली कंसिडर्ड द गुड्स, लेकिन WTO में गुड्स एज वेल एज सर्विसेज वर कंसिडर्ड, ठीक है। इसमें हम गुड्स और सर्विसेज दोनों को लेते थे, इसीलिए WTO इज मच इम्पॉर्टेंट। एंड जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड था एंड एक बहुत ही नैरो स्कोप था इसका, ठीक है। हमें यही से समझ आ रहा है कि इसमें गुड्स है, इसमें बहुत कुछ आ रहा है, तो ऑब्वियसली इसका वाइडर, और यू कैन से इट हैड अ ब्रॉडर स्कोप कंपैरेटिवली। सो ऑप्शन नंबर डी इज माय करेक्ट आंसर। यू नीड टू लर्न द ईयर फॉर दिस। इसका ईयर था 1995, राइट। Next is statement 1 and 2. India is often called as the outsourcing hub of the world. Outsourcing hub का मतलब है जिसमें हम अपनी एक्टिविटीज़ को आउटसोर्स कर देते हैं, किसी बाहर वाले पर्सन को आगे कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम द ओनर ऑफ अ कंपनी, मेरे पास और बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए, तो मैंने अपनी कंपनी का कैफेटेरिया या मैंने कोई भी इस टाइप की चीज़ आउटसोर्स कर दी किसी बाहर वाले पर्सन को कि हाँ अब आप इसको हैंडल करोगे, राइट। सो इंडिया को ये बोलते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड मैन पावर। अब ये हमें पता है कि इंडिया में लेबर की कोई भी कमी नहीं है, ठीक है। लेबर इज अवेलेबल इन अबंडेंस इन इंडिया, इज वन ऑफ द प्राइम फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेटस गेन्ड बाय इंडिया एट द इंटरनेशनल लेवल। अब ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी ये चीज़ अब प्रूव हो चुकी है दैट इंडिया इज़ वेरी रिच इन लेबर। लेबर क्लास में इंडिया बहुत रिच है, इसीलिए इंडिया ने एक स्टेटस भी गेन कर लिया है एट द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए। Every year, government fixes a target for disinvestment of public sector enterprises. Disinvestment is an excellent tool for discarding the loss incurring of public sector enterprises. ओके, सो अब वो कह रहे हैं कि क्या एवरी ईयर गवर्नमेंट एक फिक्स करती है टारगेट डिसइन्वेस्टमेंट का कि ये चीज़ अब हमने प्राइवेटाइज कर देनी है या फिर इस एसेट को, इस बैंक को सेल कर देना है या प्राइवेटाइज कर देना है। ऐसा कुछ नहीं होता, ज़रूरी नहीं है कि एवरी ईयर गवर्नमेंट एक टारगेट को फिक्स करे। डिसइन्वेस्टमेंट एक एक्सीलेंट टूल है फॉर डिस्कार्डिंग द लॉस। डिस्कार्डिंग मतलब फिनिश करना या कंपनसेट करना, उस लॉस को आगे इंक्रीज होने से बचाना बेसिकली। सो क्या ये टूल है इसके लिए? डेफिनेटली ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सो आर इज ट्रू एंड ए इज फॉल्स। डिसइन्वेस्टमेंट का मीनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जब हम अपने एसेट्स को सेल कर देते हैं टू प्राइवेट यूनिट्स,
ठीक है, हम अपने एसेट्स को कम कर रहे हैं धीरे धीरे। जहां जहां हमने पहले इन्वेस्टमेंट की हुई थी, डिस का मतलब है वहां से हम हट गए, हमने उसको रिमूव कर दिया। ओके, इंडिया एक्सपीरियंस्ड बीओपी क्राइसिस इन ड्यूरिंग 1950 to 1990 ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। अब बीओपी का डेफिसिट अगर है, अगर मुझे ये क्वेश्चन नहीं भी आता तो मुझे एक चीज क्या पता है कि बीओपी इज ऑलवेज रिलेटेड टू एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। बीओपी टर्म हमारी लिंक्ड ही फॉरेन ट्रांजेक्शन्स के साथ है। सो हाई इंपोर्ट होगा तब भी डेफिसिट होगा, लो एक्सपोर्ट होगा तब भी, दोनों का मीनिंग अल्टीमेटली वैसे भी सेम है। सो ऑप्शन नंबर डी इज माई करेक्ट आंसर, दैट इज बोथ ए एंड बी। इन दोनों की वजह से ही कंट्री कैन हैव BOP crisis. Tax reforms was one of the most important reform under liberalization. Which of the following is not a tax reform? Tax reform मतलब tax से related कौन सी बात नहीं है इसमें? Reduction in rate of tax ये तो है, reform in indirect tax, tax पढ़ के ही पता चल रहा है इन तीनों में टैक्स की बात हो रही है, तो ये टैक्स से रिलेटेड कुछ चेंजेस है, रिफॉर्म्स हैं। डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी जो कि गवर्नमेंट करती है, ठीक है, इंटेंशनली अपने रुपये की वैल्यू को कम कर देना फॉरेन मार्केट में टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट्स। मैंने आपको पहले भी बताए हुए है डेप्रिसिएशन एंड डीवैल्यूएशन का डिफरेंस। सो डी इज माई करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिगार्डेड एज डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी? डिसइन्वेस्टमेंट, अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल डिसइन्वेस्टमेंट का नहीं है? डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जब लॉस ऑफ ओनरशिप। Now this is a very important phrase. डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है अगर मैंने कोई चीज़ सेल कर दी, सिर्फ सेल नहीं करी, मैं ओनरशिप भी मेरी लॉस्ट हो गई, अब मैं ओनर नहीं हूँ उस चीज़ की, एंड अ पर्सन विल लूज हिज और हर ओनरशिप अगर वो 51% या मोर शेयर अपना लूज करेंगे। ठीक है, अगर मैंने कुछ 10-15% शेयर को सेल कर दिया, 10 और 15%, तो इसका मतलब ये नहीं है कि डिसइन्वेस्टमेंट हो गई, क्योंकि यहाँ पे ओनर अभी भी मैं ही हूँ। अगर 51% शेयर्स मैं किसी और को दे दूँ या कोई और पर्सन मेरी कंपनी के 51% शेयर्स परचेज कर लेगा, देन आई कैन से कि डिसइन्वेस्टमेंट हो गई है। सिर्फ 24% को सेल करना डिसइन्वेस्टमेंट नहीं है, 15% को सेल करने पे भी नहीं हुई, लेकिन अगर मैं 51% इक्विटी होल्डिंग सेल कर दूंगी, देन ये मेरी डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, राइट? ये डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, बट उन्होंने क्या बोला इसमें? उन्होंने ये चीज़ बोली है कि हमें ये बताओ डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी कौन सी नहीं है, एंड नहीं वाला पोर्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ ए एंड बी। क्रॉस को मैं रिमूव कर देती हूँ टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन। ठीक है, आपको ये ध्यान से देखना होता है कि वो पूछ क्या रहे हैं। उन्होंने कहा है नहीं कौन सी हो सकती इसमें, सो ये दोनों डिसइन्वेस्टमेंट नहीं है। WTO वर्क्स फैसिलिटेटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग? WTO किन चीज़ों के लिए वर्क करता है? बायलेटरल ट्रेड मतलब टू, जब कोई एग्रीमेंट होती है बिटवीन टू कंट्रीज या मोर देन टू कंट्रीज ट्रेड के लिए, तो दोनों के साथ वर्क करता है। ठीक है, और ये टैरिफ जो थे, हाँ इसमें भी करता है, बट अगर हम ब्रॉड हेडिंग्स लेंगे तो वो बायलेटरल एंड मल्टीलेटरल होंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ फिस्कल रिफॉर्म्स? So fiscal reform basically includes the expenditure and income of the government. इसमें ये बात होती है, ठीक है, टैक्सेशन हो गया, ये सारे हमारे फिस्कल रिफॉर्म्स के पार्ट हैं, जिसमें गवर्नमेंट अपना स्पेंडिंग रेट डिसाइड करते हैं कि वो कितना रेट कितना पोर्शन स्पेंड करेंगे फॉर द पीपल, जिसमें इंटरेस्ट रेट आएगा, पब्लिक डेट, लोगों से कितनी डेट लेनी है, ये सब चीज़ें इसमें बात होती है। टैक्सेशन रिफॉर्म्स ये एक पार्ट है। पब्लिक एक्सपेंडिचर रिफॉर्म, पब्लिक एक्सपेंडिचर पार्ट है लेकिन इसका रिफॉर्म कोई पार्ट नहीं है। ठीक है, सो चेंज इन इंटरेस्ट रेट ये भी पार्ट है, कंट्रोल ऑन पब्लिक डेट ये भी पार्ट है, लेकिन उन्होंने आपको क्या पूछा है? उन्होंने पूछा है इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है, तो पब्लिक एक्सपेंडिचर रिफॉर्म पार्ट नहीं है, इसमें कोई रिफॉर्म्स नहीं आते, इसमें सिर्फ ये डिसाइड करते हैं कि कितना पब्लिक एक्सपेंडिचर करना है गवर्नमेंट को। अगेन वी हैव अ क्वेश्चन रिलेटेड टू LPG पॉलिसी। ओके, What were the changes occurred because of LPG policy? LPG policy के आने से कौन से changes feel हुए इंडिया में? Okay, India becomes one of the largest foreign exchange reserve holder in the world.
ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर हैज़ इंक्रीज्ड। अब एलपीजी पॉलिसी में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन थी। ग्लोबलाइजेशन से मैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वाली बात को करेक्ट बोल सकती हूँ, ठीक है। ये इसका एक काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव था कि इंडिया लार्जेस्ट होल्डर बने। एग्रीकल्चर का इसमें कोई रोल नहीं था। इंडिया सीन एज अ सक्सेसफुल एक्सपोर्टर, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन से एक्सपोर्टर की बात भी करेक्ट है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर हैज़ इंक्रीज्ड। एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर पब्लिक इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही है, इसका कहीं भी लिंक एल, पी एंड जी के साथ नहीं है। सो माई करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज ए एंड सी।